पाठ में अब तक हमने पढ़ा था स्मरण के मापन की विधियाँ या धारण के मापन की विधियाँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मरण करने की प्रमुख विधियाँ कि किस तरह से स्मरण किया जा सकता है। बच्चों, वैसे तो बचपन से लेकर के बड़े होने तक जब जब किसी विषय को सीखा जाता है तो उसको अलग अलग तरह से स्मरण किया जाता है। स्मरण करने की प्रमुख विधियों में कंठस्थीकरण अथवा मानसिक प्रक्रिया या प्रवृत्ति है। मानव की स्मरण शक्ति यद्यपि प्रकृति की उसे एक अनुपम देन है, किंतु यदि इसे समुचित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो समय एवं शक्ति दोनों ही पर्याप्त रूप से बचत की जा सकती है। किसी विषय सामग्री को स्मरण करने में लाघव तथा मितव्ययता लाने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिकों ने सतत प्रयास किया है ताकि समय और परिश्रम हमारा व्यर्थ न जाए। तो इनमें कई विधियों की खोज की गई जिससे कम समय में अधिक से अधिक सामग्री को याद किया जा सके। तो सबसे पहले इन विधियों में है पुनरावृत्ति या दोहरान। पहली विधि है पुनरावृत्ति या दोहरान। स्मरण करने की यह एक बहुत पुरानी विधि है। सरल होने के कारण यह लोकप्रिय भी है। इस विधि में याद की जाने वाली सामग्री या पाठ को अनेकों बार दोहराया जाता है। बार बार दोहराने से वह विषय हमारी स्मृति में गहराता जाता है। जितना ही अधिक बार उसे दोहराया जाता है उतने ही गहरे स्मृति चिन्ह या संस्कार मस्तिष्क पर बन जाते हैं। अर्थात विषय सामग्री को मन ही मन दोहराने से उसे या स्थायी रूप से हम अपने मस्तिष्क में अंकित कर सकते हैं। अतः कंठस्थीकरण करने वाले को चाहिए कि वो पाठ को कई बार ऐसे पढ़े तथा अनेक बार मन ही मन दोहराए जिससे वह उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। इस विधि से कोई भी विषय सामग्री कम से कम समय में दीर्घ काल के लिए याद हो जाती है। पुनरावृत्ति विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रहे कि सामग्री सार्थक हो, तभी उसके वांछित परिणाम सामने आएंगे। छोटे बालकों को कविताएं, दोहे तथा पहाड़े याद कराने में यह विधि बहुत ही लाभदायक है। दूसरी विधि है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में संपूर्ण विषय या पाठ को एक ही बार में एक साथ याद किया जाता है। यदि बालक किसी कविता या कहानी को कंठस्थ करना चाहता है तो पूर्ण विधि के अनुसार वह समूची सामग्री को एक ही बार में याद करेगा। समय समय पर होने वाले प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि कठिन एवं लंबे पाठों की तुलना में सरल तथा छोटे छोटे जो पाठ हैं पूर्ण विधि से सुगमतापूर्वक यानी आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह विधि मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालकों के लिए अधिक लाभप्रद है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि सीखने की अल्पकालीन अवधि में इस विधि के परिणाम अधिक अच्छे नहीं आते। यानी कि जब समय कम हो तो यह विधि जो है ज़्यादा लाभ नहीं देता है। इसके लिए लंबा समय उपयुक्त है। पूर्ण विधि के अंतर्गत याद की जाने वाली सामग्री के अधिक लंबा होने पर उसे खंडों में बांट कर यानी कि उसके छोटे छोटे कई भाग कर लेते हैं, एक या दो भाग, ताकि उसको उस समूची सामग्री को आदि से अंत तक भली भांति याद किया जा सके। तो बच्चों, ये था दूसरा। तीसरा है आंशिक या खंड विधि। जैसा कि नाम से ही स्मरण है कि आंशिक या खंड विधि के अंतर्गत पहले पाठ अथवा सामग्री को पृथक पृथक अंशों या खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर एक एक खंड को याद करके समूची विषय सामग्री को कंठस्थ कर लिया जाता है। इस प्रकार यह विधि पूर्ण विधि के एकदम विपरीत है। मान लीजिए बालक को एक लंबी कविता याद करनी है
तो वह पहले उसके एक पद को याद करेगा, तब बारी बारी से उसके जितने पैराग्राफ हैं, अगर मान लीजिए 5 पैराग्राफ है तो एक एक पैराग्राफ वो याद करके इस प्रकार से वो 5 पैराग्राफ को याद कर सकता है। अब ये तीसरा है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में विशेषकर जब विषय सामग्री काफ़ी लंबी हो, पूर्ण एवं आंशिक दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक बार समूची सामग्री को याद की जाने वाली सामग्री को पूर्ण विधि की सहायता से याद करने का प्रयास किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे खंडों में करके याद किया जाता है। स्मरण के दौरान विभिन्न खंडों का संबंध एक दूसरे से जोड़ना श्रेयस्कर है। बहुधा देखने में आया है कि पूर्ण एवं आंशिक विधि की अपेक्षा मिश्रित विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। पांचवा है व्यवधान सहित या सांतर विधि। व्यवधान सहित सांतर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्मरण करने के इस विधि में विषय सामग्री को कई बैठकों में याद किया जाता है। दिन में थोड़े थोड़े समय का व्यवधान दे करके पाठ को दोहराकर कंठस्थ किया जाता है। यह विधि स्थायी स्मृति के लिए काफ़ी उपयोगी होती है ना बच्चों, कि थोड़ा थोड़ा याद करके फिर रुक जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर उसको याद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग याद करने के लिए किया जाता है। अगला है व्यवधान। पहला है व्यवधान सहित। समझ रहे हो बच्चों, पहले में व्यवधान दे करके हम लोग बच्चों को याद कराया जाता है। दूसरा है व्यवधान रहित निरंतर विधि, यानी कि इसमें कोई भी लगातार पढ़ना होता है, कोई बीच में व्यवधान नहीं होता। सांतर विधि के विपरीत निरंतर या व्यवधान रहित विधि में विषय सामग्री को एक ही बैठक में कंठस्थ करने का प्रयास किया जाता है। इसमें पाठों को बिना किसी व्यवधान के दोहरा कर याद किया जाता है। सातवां है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि का दूसरा नाम उच्चारण विधि है। इसमें किसी विषय सामग्री को बोलकर आवाज़ के साथ पढ़कर याद किया जाता है। एबिंगहॉस महोदय ने तथा गेट्स महोदय आदि मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि कंठस्थीकरण की सक्रिय विधि अत्यधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा स्मरण करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में याद की जाने वाली सामग्री का ढांचा तैयार हो जाता है। विषय का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। सामग्री के विविध खंडों का लयबद्ध समूहीकरण होता है, उनके बीच सार्थक संबंध स्थापित होते हैं तथा याद की गई सामग्री का आभास होता रहता है। उच्चारण के साथ याद करने में व्यक्ति रुचि लेकर प्रयास करता है तथा उसकी सक्रियता में वृद्धि होती है। बहुधा सक्रिय विधि के दौरान शरीर के अंगों में गति भी देखी जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टेबल कैसे पढ़ते हैं, हिल हिल के पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके पढ़ते हैं ना। तो अगला है बच्चों निष्क्रिय विधि। अभी आपने सक्रिय विधि पढ़ा, इसका 8वां पॉइंट है निष्क्रिय विधि। जैसा कि नाम से ही है कि निष्क्रिय विधि में किसी विषय सामग्री को बिना बोले मन ही मन याद किया जाता है। सक्रिय विधि के लाभों को जानकर यह निष्कर्ष नहीं निकाल देना चाहिए कि निष्क्रिय विधि अनुपयोगी या कुछ कम उपयोगी है। उच्च कक्षाओं में जहाँ शिक्षकों को अधिक पढ़ाना पड़ता है, सिर्फ सक्रिय विधि से ही काम नहीं चल सकता, वहाँ तो निष्क्रिय विधि ही उपयोगी सिद्ध होती है। निष्क्रिय विधि में शरीर के अंगों में गति नहीं होती और विषय सामग्री को शांतिपूर्वक गहन अवधान के साथ पढ़ा जाता है। इस विधि की न केवल गति तीव्र होती है, अपितु इसमें थकान भी अपेक्षाकृत काफ़ी कम महसूस होता है। बच्चों, जब बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, नोट्स होते हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक और बिना बोले ही याद किया जाता है। 9वां है बोधपूर्ण विधि। बोधपूर्ण विधि में विषय सामग्री या पाठ को सप्रयास समझ करके बूझ करके याद किया जाता है। इस विधि से याद की हुई सामग्री स्मृति चिन्ह या संस्कार मस्तिष्क पर स्थायी हो जाती हैं। सामग्री पुष्ट होकर स्मृति में लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे 2
N2+4 होता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर इसको कई बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि 2 को में प्लस का जब निशान होता है तो इसको जोड़ना होता है, और जब माइनस का निशान होता है तो उसको घटाना होता है। तो यहाँ पर बोध का इस्तेमाल होता है, समझ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की सामग्री को हम बोधपूर्ण विधि से याद करते हैं। अगला है आंतरिक या बोध रहित विधि। यांत्रिक या बोध रहित विधि के माध्यम से बिना समझे विषय सामग्री को केवल रट लेते हैं, उसको समझने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको तोते की तरह रटने की आवश्यकता होती है, किंतु ये जो सामग्री होती है ये हमारे मस्तिष्क पर अधिक समय तक टिक नहीं पाती है। इसका कारण यह है कि जो वस्तु विचारों से, हमारे मन के विचारों से साहचर्य स्थापित नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता हमारे मन में, हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसको केवल रट लेने से वो तुरंत हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। अगला है समूहीकरण या तथा लय। समूहीकरण तथा लय के माध्यम से भी कंठस्थीकरण करने में सहायता मिलती है। याद की गई जाने वाली सामग्री को समूहों में बांट देने से स्मरण की क्रिया आसान हो जाती है। इसी प्रकार पद्यात्मक सामग्री को लयबद्ध करके तीव्र गति एवं सुगमता पूर्वक याद किया जा सकता है। जैसे कबीर के दोहे हो गए, रहीम के दोहे हो गए, मीरा के पद हो गए, उसको हम गा गा करके याद भी कर लेते हैं, और उसका एक एक पद को हम धीरे धीरे स्टेप वाइज याद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सामग्री को कविता के रूप में बच्चों को सुविधापूर्वक याद कराया जाता है। हिंदी में बहुत सुंदर सुंदर पोएम है बच्चों। अब तुम्हारे समय नहीं मालूम है, हम लोग के समय जो कक्षा 1 में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी वो आज भी मुझे याद है। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। ये समझ लो इतना लंबा ही कविता है बच्चों, लेकिन मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि इसमें लयबद्धता है, इसमें अम्मा के ऊपर कविता दी गई है। इसको बच्चों को ऐसा रोज़ पढ़ाया जाता था, और वो इस तरह से पढ़ाया जाता था कि हम लोग के मन में रच बस जाता था। तो इसको कहते हैं हम लोग समूहीकरण तथा लय विधि। अगला है बच्चों साहचर्य विधि। कंठस्थीकरण के क्रिया में साहचर्य का बड़ा योगदान है। साहचर्य बनकर स्मरण करने से धारणा स्थायी होती है। साहचर्य बनने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वयं के बनाए हुए साहचर्य अधिक लाभकारी व सहायक होते हैं। इसके लिए याद करते समय सामग्री से संबंधित विभिन्न बातों का अन्य बातों से संबंध स्थापित करके उसे याद कर लिया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम याद कर रहे हैं और उसका संबंध किसी और चीज़ से है। हरा, जैसे हरे हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण बच्चों को अगर मानचित्र में हम बताते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम हरे रंग से दिखाएंगे बच्चों। इसको हम साहचर्य दिखा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पत्ती सब हरे होते हैं, इसलिए मानचित्र में जो पेड़ होंगे उनको हम हरे रंग से दिखाएंगे। तो हमने किससे साहचर्य स्थापित किया? उनसे जो नेचर है, जिनके साथ बच्चे रहते हैं, हरे रंग का। अगर बच्चों सारी नदियाँ आपको मानचित्र में दिखानी है तो हम कहेंगे बच्चों क्योंकि पानी नीले रंग का होता है, इसलिए हम लोग नीले रंग से नदियों को दिखाएंगे, या पानी का जितना चीज़ होगा मानचित्र में उसको हमको नीले रंग से दिखाना होगा। तो इसे कहते हैं साहचर्य। तो साहचर्य विधि से वस्तु हमको याद भी हो जाती है आराम से और समझ भी लेते हैं। तो जब भी कोई विषय या कोई विज्ञान, जैसे मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान शब्द देखो मन और विज्ञान है, और मन जो होता है हमारे मस्तिष्क में से जुड़ा हुआ है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं, एक एक पार्ट अलग करके उससे मस्तिष्क से मन को जोड़ करके, और तब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों आसानी से हमें वो याद हो जाता है। तो इसी तरह से ये हो गया, हमने आपको अभी बताया, ये सारे 12 पॉइंट हैं जिससे जो बताते हैं कि व्यक्ति को
जब कोई विषय पढ़ना हो, याद करना हो, तो हम किस तरह से उसे याद कर सकते हैं? पुनरावृत्ति के द्वारा दोहरा कर। पूर्ण विधि यानी एक बार में ही पूरा याद कर लेते हैं। आंशिक खंड विधि, खंड कर करके याद करते हैं। मिश्रित विधि यानी कि दोनों तरह से करते हैं, आंशिक से भी खंड से भी। व्यवधान सहित तथा व्यवधान रहित, सक्रिय विधि और निष्क्रिय विधि, बोधपूर्ण विधि, यांत्रिक विधि और समूहीकरण तथा लय विधि और साहचर्य विधि। तो बच्चों, ये आप लोग ये स्मरण और स्मृति तथा विस्मरण पाठ से आप इसको पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न आता है स्मरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। थैंक यू बच्चों।